रामेश्वर स्टार्ट कर दो। हेडिंग डालना। उस दिन क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लैटिट्यूड्स पढ़ रहे थे, ठीक, लैटिट्यूड्स। ठीक है, हेडिंग डालना भौगोलिक परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन टू इंडिया। ये हमारा पिछले क्लास में चल रहा था। इसमें मैं आप लोग को बता रहा था कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, यानी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय और देशांतरीय विस्तार कैसा है, यानी कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। तो मैं आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बता रहा था उसमें कि पृथ्वी होती है, पृथ्वी पे जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती है उसमें जो पहली लाइंस होती है वो 0 डिग्री होती है। इसके बाद ऊपर करते करते आपको लगभग इसमें से कितनी लाइन मिलेंगी? ऊपर की तरफ 90 लाइंस, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, ये 2 लाइंस मिलती हैं। इन 2 लाइंस में ये कुछ अर्थ ऐसा होता है, ठीक, और ऐसे करते हुए यहाँ पर कितनी लाइंस मिलेंगी आपको? 90 लाइंस मिलेंगी। ऊपर की तरफ 90, फिर नीचे की तरफ भी 90 लाइंस मिलेंगी। तो पृथ्वी पर मौजूद कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 90 ऊपर, 90 नीचे, प्लस एक जो विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री, इसे कहते हैं। तो कुल मिला के कितनी हुई? 180 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री आएगा, 1 डिग्री के ऊपर 2 डिग्री लाइन आएगी, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो 2 लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में, 2 लैटिट्यूड्स के बीच में कितने किलोमीटर का डिफरेंस मिलता है? तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का फर्क मिलता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर का डिफरेंस मिलता है? 111 किलोमीटर का मिलता है। यानी कि समझ लो 0 से 1 डिग्री के बीच कितना डिस्टेंस होगा? 111 किलोमीटर होगा। फिर 1 से 2 डिग्री के बीच में फिर से 111 किलोमीटर, फिर 2 से 3 डिग्री के बीच में फिर से 111 किलोमीटर। तो इस टाइप से हर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में कितना किलोमीटर का मिलेगा आपको? 111 किलोमीटर का। तो 111 किलोमीटर ऐसे करते करते ऊपर, 111 किलोमीटर करते करते नीचे, ठीक। तो कितनी अक्षांश रेखाएं हुई भारत पे? पूरे पृथ्वी पे 181 हुई, ठीक, विषुवत रेखा को मिलाकर। विषुवत रेखा का प्रभाव बताया था आपको मैं, क्या होता है, ठीक। विषुवत रेखा पर 12 महीना सूर्य की जो रोशनी है यहाँ पर पड़ती रहती है, जिसके कारण ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण ये क्षेत्र क्या होता है? एक लो प्रेशर वाला क्षेत्र बन जाता है। लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब वाला क्षेत्र कहलाता है, ठीक। और जहां पर सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है वहां पर उच्च दाब बढ़ते जाता है, यानी कि हाई प्रेशर बढ़ते जाता है। तो हाई प्रेशर यहां हो जाएंगे, यहां पर भी हाई प्रेशर हो जाएंगे, ठीक। अब पृथ्वी पर मौजूद और कई कई अक्षांश रेखाएं जिनको हमको जानना है, वो होता है आपका ये 23.5 डिग्री साउथ में और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में। 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ये 2 रेखाएं होती है, ठीक। इसके ऊपर में एक रेखा और बनती है, इधर भी एक रेखा और बनती है। ये दोनों रेखाएं होती हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये होता है 66.5 डिग्री
साउथ की तरफ। जब भी हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ ही होगा, नीचे जाएंगे तो साउथ ही होगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग आर्कटिक लाइन। क्या कहते हैं? आर्कटिक लाइन, क्योंकि यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग अंटार्कटिका लाइन, क्योंकि यहाँ पर क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट होता है। ठीक है, आर्कटिक कॉन्टिनेंट कुछ नहीं है, आर्कटिक सागर है एक। ठीक है, ये होते, इसमें इंडिया मौजूद है आपका कर्क रेखा बीचों बीच ऐसे। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को क्रॉस करके जाती है, 8 रेखा को क्रॉस करके जाती है। कौन कौन से वो 8 राज्य हैं जिसको कर्क रेखा भारत में क्रॉस करके जाती है? ठीक, सबसे पहले फिर उड़ीसा करती है, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। ये हुए वो 8 राज्य जिससे कर्क रेखा होकर भारत में गुजरती है। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में कई बार प्रॉब्लम होता है कि कौन से स्टेट्स को क्रॉस करके जाती है, तो सिर्फ 2 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये ऐसे नॉर्थ ईस्ट बनता है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर फिर वेस्ट बंगाल आता है, तो वेस्ट बंगाल से ऐसे होते हुए ये त्रिपुरा से होते हुए ये मिजोरम से होते हुए ऐसे जाती है। ठीक है, ये आपका त्रिपुरा हो गया और ये आपका मिजोरम हो गया। ऊपर में मणिपुर, नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, ये मेघालय, ये आपका नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक, आया समझ में? ये हैं आपकी कौन सी? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाओं का प्रयोग डिस्टेंस में किया जाता है, इसीलिए तो जब 2 अक्षांश रेखाओं को हम लोग कंपेयर करते हैं तो उससे हमको क्या निकलता है? 111 किलोमीटर का डिफरेंस निकलता है। 100 कितने किलोमीटर का निकलता है? 111 किलोमीटर का। पर जब हम देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तो उसमें हमको किलोमीटर में नहीं मिलता डिफरेंस, उसमें हमको समय में मिलते हैं, क्योंकि देशांतर रेखाओं से हम समय ज्ञात करते हैं, और समय होता है तभी तो दिन आएगा क्या, इसीलिए उसमें डेट लाइन भी होती है। ठीक है, दिनांक वाली जिसमें डेट्स होते हैं। ठीक, तो अगला हेडिंग डालना देशांतर रेखाएं। आवाज क्लियर है? कुछ बोल रहे हैं सर, कैमरा अटक गया है। अभी का मैसेज है कि पुराना मैसेज है? ठीक, अगला हेडिंग डालना लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन से पहले अब आपको मैं ये बता दिया कि इंडिया जब यहाँ पर मौजूद था तो इंडिया में यहाँ पर ये जो पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि हम 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो नॉर्थ ही लिखेंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इंडिया का जो लास्ट पॉइंट आता है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में आता है, और सबसे ऊपर टॉप में पड़ेगा सियाचिन ग्लेशियर के पास जम्मू कश्मीर में। इसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। ये कितना आता है? 37 डिग्री 6 मिनट आता है, 37 डिग्री 6 मिनट का आता है।
ठीक। तो अब आपसे मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, या भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तब आप किस तरीके से बताएंगे। तो उसका आंसर इस तरीके से होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर इंदिरा पॉइंट से लेकर जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल तक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसमें भी नॉर्थ रहेगा क्योंकि अभी भी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तब भी लेना है आंसर, उसको लेते रहो। अगर ऑप्शन के हिसाब से लिखते हैं, कई बार इंदिरा कॉल की जगह पर कन्याकुमारी या केप कैमोरिन शब्द रहता है, केप कैमोरिन शब्द रहेगा, तो हमको केप कैमोरिन लेना है, क्योंकि केप कैमोरिन कन्याकुमारी का सबसे लास्ट पॉइंट होता है जो तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको हम लोग लेते हैं। तो कभी कई बार केप कैमोरिन रहेगा, कभी ये रहेगा, ठीक है। दोनों साथ में रहा तो आप बेटर है कि किसको लेंगे, जो मौजूद है आज प्रेजेंट में, केप कैमोरिन लोगे। क्यों? इंदिरा पॉइंट डूब चुका है 2004 में, वो पानी के अंदर है अब, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार बताते कैसे हैं? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ केप कैमोरिन या इंदिरा पॉइंट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल तक, ठीक है। ये इसका आंसर होता है, ऐसे आंसर लिखते हैं, ठीक है। अगला है आपका देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। आपको जिसको भी डाउट होगा कमेंट करके क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं देशांतरीय विस्तार। ठीक। अब आप देखो, अभी तक हम लोग पढ़े हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है लैटिट्यूड से हमको डिस्टेंस हम लोग पता किए, हर डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस। अब हम लोग पता करेंगे एक वर्टिकल लाइंस, कौन सी वर्टिकल लाइंस होती है जो सीधा सीधा आई हुई है, ये इनका क्या प्रभाव हम पर पड़ता है, ठीक है। तो ये देशांतर रेखाएं होती है या लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, ये भी क्या होती हैं, एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं या काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाओं से हम दिनांक या समय ज्ञात करते हैं। आप समय लिखो, दिनांक नहीं, इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, समय ज्ञात करते हैं। और जब समय बीतता जाता है तभी तो दिनांक आते हैं ना, डेट। इसका मतलब कुल मिला के यही बात होती है कि हम समय नाप रहे हैं, यानी कि हम डेट नाप रहे हैं, ये भी तो होगा, ठीक। तो जो पृथ्वी होती है वो क्या है, एक स्फेयर है, एक बॉल की तरह। तो जो बॉल होता है, स्फेयर होता है, वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो याद रखना, पृथ्वी पर कुल 360 लाइंस बनाई गई हैं 360 डिग्री के लिए, 360 लाइंस। समझ में आ रहा है? तो भारत बोलता हूं, पृथ्वी पर कितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, देशांतरीय रेखा है 360, हर डिग्री के लिए एक एक लाइन। हाँ, इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है वो यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ता है। देशांतरीय विस्तार यानी कि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हैं। आया समझ में? और अक्षांश रेखा क्या करती हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस क्या करती हैं, किसको जोड़ते हैं, किसको अलग करते हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को अलग करते हैं। आया समझ में? बीच से एक लैटिट्यूडनल लाइन खिंचाती है तो उसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर आ जाता है। ये लैटिट्यूड के कारण होता है। और लॉन्गिट्यूड के कारण क्या हुआ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ रहे हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को
जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। कुछ इस तरीके से हम एक बॉल को बांध रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लॉन्गिट्यूडनल लंबा, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लेटा हुआ मतलब हॉरिजॉन्टल। तो अगर वो ऐसे होगा तो लेटा हुआ है ना, तो लैटिट्यूड। अक्षांश रेखा बोलते हैं लेटे हुए लाइन को। और देशांतर रेखा यानी कि खड़ी हुई लाइंस जो लंबी है, लॉन्गिट्यूड है। लॉन्ग लंबा ऐसे करके याद करना। मैं जानता हूं कंफ्यूजन होता है, मेरे भी बहुत हुआ है, आप लोग को भी हो सकता है कि लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड जो लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो देखो उधर वाला। और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा ऐसे, तो ये हुआ आपका देशांतर रेखाएं, ठीक है। देशांतर रेखाओं का हमेशा प्रयोग हम लोग समय ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है, टू डिटरमाइन द टाइम। समय ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो पृथ्वी पर कुल 360, पृथ्वी खुद एक 360 डिग्री में घूमी हुई एक गोले की तरह, स्फीयर की तरह है, इसीलिए हर डिग्री के लिए एक एक लाइंस होती है और पूरे पृथ्वी 360 देशांतरी रेखाओं से घिरी हुई है, जो एक काल्पनिक रेखा है। याद रखना कितनी देशांतर रेखा है, 360, हर डिग्री के लिए एक एक, ठीक। अब देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो उन 24 घंटे करेक्ट नहीं होते हैं, कुछ सेकंड कम होते हैं, ठीक है ना, कुछ सेकंड्स कम हो जाते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। सन यहाँ पर मौजूद है, ये सन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, जो अपना रेज हमको यानी कि अपनी रोशनी हमको दे रहा है 500 सेकंड में, ठीक। इन सभी देशांतर रेखाओं के बीच में, सभी देशांतर रेखाओं के बीच में एक डिफरेंस होता है। जैसे हम लोग दो लैटिट्यूड लाइंस के बीच में डिफरेंस निकाले थे ना, 111 किलोमीटर होता है, वैसा ही हर एक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में भी एक डिफरेंस होता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है कितने मिनट का होता है, एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो याद रखना ये 4 मिनट का होता है। कितने का होता है, 4 मिनट का, ठीक। दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का डिफरेंस होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इज 4 मिनट्स। ठीक, 4 मिनट का डिफरेंस होता है दो देशांतर रेखाओं के बीच में, ठीक। तो देशांतर रेखाओं समय ज्ञात करने के लिए हमको एक मानक रेखा, आधार रेखा चाहिए थी कि हम माने कहाँ से, क्योंकि जब हम लोग अक्षांश रेखाओं को माने तो हमको मालूम चल गया भाई बीच वाला लाइन होता है 0 डिग्री, जिसको हम बेस लाइन मानते हैं। उस बेस लाइन से हम अदर चीज को मेजर कर सकते हैं, बट लॉन्गिट्यूड्स में ऐसी कौन सी लाइन होगी जिसको हम मेजर करें। तो उसके लिए क्या किया गया था, यहाँ लंदन में ग्रीनविच नाम का एक छोटा सा टाउन है, ग्रीनविच। यहाँ पर यह तय किया गया कि जहां पर मीटिंग की गई है उसी लाइन को, जो ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ेगी, उसी लाइन को हम क्या मानेंगे, 0 डिग्री माना जाएगा। कितना डिग्री माना जाएगा, 0 डिग्री। ये ग्रीनविच जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय किया गया, ठीक है। 0 डिग्री किसको माना जाएगा, जहां पर ग्रीनविच की मीटिंग हुई थी उसी शहर को जोड़ते हुए जो अन्य देश भी आएंगे इसमें,
उन सभी पूरा लाइन को जोड़ते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाए, सॉरी एक वर्टिकल लाइन खींची जाएगी, उसे क्या कहा जाएगा? 0 डिग्री आधार रेखा कहा जाएगी। किस चीज की आधार रेखा कही जाएगी? देशांतर रेखाओं की। सेमाय नहीं मेरे भाई, देशांतर रेखाओं की आधार रेखा कही जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने मान लिया कि ये कौन सी डिग्री है? 0 डिग्री है। अब उसके बाद हमको ये देखना है कि सूर्य किधर है? सूर्य यहां पर है। ठीक है, तो जो पृथ्वी होती है ये वेस्ट हुआ और ये आपका ईस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। तो जो पृथ्वी होती है वो इधर से होते हुए ऐसे घूमती है। आपको समझ में आ रहा है? इधर से होते हुए ऐसे घूमती है। समझ में आया? इधर से होते हुए ऐसे ऐसे इस तरीके से घूमेगी। तो पृथ्वी के घूमने का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक, अब घूमते हुए जो यहाँ के जो शहर होंगे वो एक एक करके किधर आएंगे? सूर्य के सामने आते रहेंगे। तो सबसे पहले कौन से एरिया का जो शहर होगा वो सूर्य के सामने आएगा? वही एरिया जो रहेगा जो यहाँ पर होगा। यहाँ पर ये पहले जाएगा, फिर ये 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 जाएगा। आया समझ में? ऐसा ही होगा। तो ये 0 डिग्री से हमने ये माना कि 0 डिग्री से, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसीलिए इस 0 डिग्री को हमने जब आधार माना तो इस 0 डिग्री से जो इस तरफ के पूर्व दिशा के जितने भी लाइंस होंगे, डिग्री लाइंस होंगे, ये सभी को हम लोग किस में मानेंगे? पॉजिटिव में मानेंगे। किस में मानेंगे? पॉजिटिव में मानेंगे। और बाकी चीज को हम किस में मानेंगे? निगेटिव में मानेंगे। तो यहां से 0 डिग्री के बाद आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8 करते हुए ये पूरा घूमेगा ऐसे, और तब होगा आपका क्या? 360 डिग्री। ठीक, और 360 लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये 360 लाइंस की शुरुआत कहां पर से होती है? ग्रीनविच नाम का एक शहर से होती है। ग्रीनविच नाम के एक शहर से होती है। ये ग्रीनविच शहर कहाँ है? लंदन में है, यानी कि इंग्लैंड ब्रिटेन में है। ठीक, अब देखो यहां से अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच जाना है तो कितना मिनट जाएगा? 4 मिनट जाएगा। ठीक है, 4 मिनट जाएगा। तो भाई मैं अगर ये बोलूं कि यहां पर ग्रीनविच में अगर दोपहर का 12 बजा है, देखो इधर दोपहर का अगर 12 बजा है तो 1 डिग्री में कितना बजा होगा? 12:04 होगा। फिर उसके बाद 12:08, फिर 12 मिनट, फिर 16 मिनट, 24 मिनट, ऐसे करते करते। तो हमने जब इसको 0 डिग्री माना तो हमने ये सोचा कि भाई ये तो 4-4 मिनट आगे है। तो इस प्रकार से जब हमारा भारत हमको मिला यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर भारत जब मिला, यहाँ पर भारत हमको ऐसे करके मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आते समय हमारा जो ये समय था 4-4 मिनट करते करते, ये यहाँ पर हो गया था बीच में, ये यहाँ पर, ये बीच आते आते हमको कितना मिला? 5.5 घंटा मिला। हम लोग ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा पहले हैं, यानी कि हमारे यहाँ सूर्य पहले उगेगा, क्योंकि ये इधर आते से पहले हमारा जो भारत है वो सूर्य के सामने आ जाएगा, यानी कि दिन पहले हमारे यहाँ से होगा। समझ में आया? इसीलिए जब हम लोग टाइम सेट करते हैं तो हमारे पास 5.5 घंटा लिखा रहता है, और साथ में लिखा रहता है GMT, यानी कि ग्रीन मीन विच टाइम के हिसाब से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। किससे आगे हैं? उसी ग्रीनविच से आगे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो जब भारत में आ रहा था ये डिग्री, ये भारत के आसपास भी डिग्री लाइंस होंगी, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होंगी। तो भारत के पास से यहां पर से एक लाइन निकली और एक लाइन यहां पर से निकली। भारत के यहां से भी लाइन निकली और यहां से भी लाइन निकली।
दोनों जगह से लाइन निकली, ठीक है। तो हम लोग किसको बेस, क्योंकि भारत में भी कोई एक टाइम मानना चाहिए, क्योंकि जब ये लाइन हमारे पास आई तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है, ठीक है। ये है गुजरात और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस। तो हमको अलग अलग, एक देश के लिए अलग अलग टाइम नहीं चाहिए, हमको एक देश के लिए एक ही टाइम चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना बीच का लाइन ले लूं, दोनों के बीच का करेक्ट बराबर भागों में आएगा। तो इसीलिए हमने यहां से एक आती हुई लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को आधार रेखा माना और ये जाके ऐसे गई। आया समझ में? ठीक है। हमको भाई यहां और यहां एक एक ठो नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमको बीच का चाहिए था, तभी तो हम एक एवरेज तौर पर एक ही समय के हिसाब से चलें। 2 समय के हिसाब से चलेंगे तो गड़बड़ होगा, हमारे हर टाइप की मीटिंग, हर टाइप की चीज डिस्टर्ब होगी। हमने वहां बोला सर मैं 12 बजे आपके यहाँ मीटिंग करूंगा, और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि भाई मैं 12 बजे निकलूंगा, तो दोनों टाइम तो सेम हो गया ना, बट यहाँ के हिसाब से वहाँ के हिसाब से टाइमिंग अलग अलग है। तो हमने सोचा कि एक ही टाइम ही रखा जाएगा भारत के लिए। तो सोचा कि क्यों ना दोनों के बीच का करेक्ट बीच का भाग उठा लें। तो हमने जब वो बीच का भाग भारत ने डिसाइड किया, भारत ने डिसाइड किया था वो, ठीक। और हमने 1947 में इसको डिसाइड किया था, लगभग 7 सितंबर 1947 को हमने भारत की मानक रेखा IST डिसाइड करी। क्या डिसाइड करी? IST डिसाइड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये GMT को ही फॉलो करता है, बट ये हमारे कंट्री के लिए, क्यों हमारे कंट्री, क्योंकि हमारे कंट्री में भी 2 लाइंस पहुंच जा रही है GMT के हिसाब से, तो हमको एक आधार रेखा मानना था उसको, इसीलिए हमने IST बनाया। अब बोला कि IST GMT को ही फॉलो करेगी, बट ये दोनों की बीच की रेखा होगी, एवरेज लाइंस, ठीक है। इसको कहते हैं IST। IST भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरी? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? IST रेखा, ठीक है। IST रेखा भारत में कहां पर से गुजरती है अगर आपसे पूछा तो इलाहाबाद के पास नैनी नाम का जगह, नैनी इलाहाबाद, आजकल तो सब जिले बन गए हैं, ठीक है, पर नैनी इलाहाबाद के पास से निकलता है। अगर ऑप्शन में नैनी नहीं रहा, इलाहाबाद रहा, तो हमको इलाहाबाद आंसर लेना रहता है, ठीक है। इलाहाबाद हमको आंसर लेना रहेगा। ठीक है। तो इस IST का भी कोई डिग्री लाइंस होना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों के बीच का माना है। तो इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होती कितनी होती है? 82 डिग्री 5 मिनट। या तो आप सीधा 82 डिग्री 82.5 डिग्री ले सकते हो, ठीक है। पर अभी देखो मैंने सिर्फ 82 डिग्री लिखा, पर ये 82 डिग्री किधर जा रहे हो ये भी पूछ सकता है। तो उसके लिए हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि किस ओर जाना है। तो हमको इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि जब 0 डिग्री से हम इस तरफ गए हैं तो उत्तर होगा, इस तरफ गए हैं तो 2 ही चीज हो सकती है, इधर पश्चिम होगा और इधर पूर्व होगा। 2 ही कंडीशन है। नॉर्थ तो ऊपर जाते हैं ना, तो नॉर्थ तो हम लोग इससे जाते हैं, लैटिट्यूड से जाते हैं। इसमें हम या तो इधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं। इधर जाएंगे तो क्या होगा? पूर्व। तो भारत ग्रीनविच से पूर्व दिशा की ओर है, इसीलिए हमारी जो सारी देशांतर रेखाएं भारत में आएंगी वो सारी पूर्वी दिशा में आएंगी, ठीक है। तो इसमें मैं लिखूंगा पूर्व लिखूंगा। क्यों पूर्व लिखा हूं? क्योंकि हम देशांतर की जो आधार रेखा 0 डिग्री है इससे पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले ये हुआ आपका गुजरात और ये हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, गुजरात में, यहाँ पर गुजरात पहले पड़ेगा। तो गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व दिशा में, ठीक है। गौर माता, ये भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र है,
कौन सा? गौरमाता। और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी कि देशांतर रेखा कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट की है। 68 डिग्री 7 मिनट की है। 68 डिग्री 7 मिनट पता चला ना कैसे है? 1 डिग्री 2 डिग्री सभी का 4-4 मिनट करते करते बीच में जो डिग्री आती है वो 68 डिग्री 4 मिनट। गौरमाता, ये गौरमाता कौन से कहां पर पड़ेगा? रण ऑफ कच्छ में पड़ेगा, कच्छ का रण में पड़ेगा। कच्छ का रण में पड़ेगा। अब देखो कुछ चीजें अगर आप लोगों से छूट जाती है इस दौरान तो आपके पास लिंक अवेलेबल है, ठीक, नहीं समझ पाए या फिर से उस चीज को सुनना समझना है या कुछ चीजें लिखते लिखते छूट जाती हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या आप लोग भी, उसी लिंक से आप दोबारा वो वीडियो देख सकते हो, उसको आगे पीछे कर लो ताकि जो चीजें हैं वो नहीं छूटेंगी फिर, ठीक है। तो 68 डिग्री 4 मिनट भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र हुआ। अब हम वेस्ट तो है ये, पर हम ईस्ट इसलिए लिखे क्योंकि हम 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे भी जाएंगे तो पूर्वी दिशा होगी। तो जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश पहुंचे तो अरुणाचल प्रदेश में जो जगह मिला उसको हम कहते हैं किबिथु, किबिथु कहते हैं, और ये रहता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व दिशा। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग को भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन मिल गया। ठीक, तो मान लो ये इंडिया है, मान लेना यहां पर आपका अंडमान निकोबार, ये आपका क्या पड़ेगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पड़ेगा इंदिरा पॉइंट में, ठीक है। इंदिरा पॉइंट में, इंदिरा पॉइंट नहीं पूछा तो हमारे पास भी केप कैमोरिन यहां पर मिलेगा। यहां पर पूछा तो यहां पर आएगा आपका, सॉरी ऐसे, तो यहां पर आएगा आपका क्या? गौरमाता, कितने का आएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। उसके बाद यहां पर कितना आएगा? है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ। उसके बाद यहां पर आएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? किबिथु कहते हैं, ठीक है। ये है भारत का भौगोलिक विस्तार, ठीक है, भारत का भौगोलिक विस्तार। तो अब भारत का देशांतरी विस्तार बताइए, तो कैसे बताएंगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गौरमाता से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 37 डिग्री 25 मिनट पूर्व किबिथु तक। बताते कैसे, समझ में आया? इसका आंसर जैसे कभी इंटरव्यू में या कभी मेंस में एग्जाम में पूछता है, भारत का भौगोलिक मतलब भौगोलिक विस्तार बताइए, ठीक, लिखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट से शुरू होकर, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट से शुरू होकर उत्तर की ओर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अरे सियाचिन, सियाचिन काहे के लिए बोल रहे हो? इन सियाचिन, मैं बात बताया हूं, सियाचिन उधर है, सियाचिन और इसमें भैया बहुत दूर का फर्क है। यहाँ है सियाचिन, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसको, सॉरी इंदिरा कॉल बोलते हैं इसको। इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरी विस्तार
68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ गौर माता से लेकर, कच्छ का रण में गौर माता से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की बिथू तक। ऐसा आंसर दिया जाता है इसका। तो अगली बार जब भी मैं भी आपसे पूछूं तो ऐसा ही आंसर देना, ठीक है। और इसको रटे नहीं, समझो, अपने आप लिख डालोगे, ठीक है। समझोगे तो आराम से बता लोगे। अब देखो हम लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे थे आपका देशांतर रेखा, तो ये देशांतर रेखा ऐसी बनी हुई थी, ठीक। तो स्फेयर कितने डिग्री का होता है? 360। तो उसका करेक्ट अगर हाफ कर दूं तो मैं 180 डिग्री होगा। तो भारत के पास में, भारत के बाजू में यहाँ पर से देखने एक लाइन गई है, आपके मैपिंग में देखोगे, देखना ऐसे 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 करके एक लाइन गई होगी, सीधा सीधा लाइन कर दी होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री लाइन। इसी 180 डिग्री लाइन को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? करेक्ट हाफ को हमने माना, जो हाफ होगा वो कितना हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन कहेंगे उसको। ये भी डिसाइड कहां पर हुआ? ग्रीनविच पे, जहां पर टाइम डिसाइड किया वहीं पर उन्होंने कहा कि 360 डिग्री का चक्कर आधा होगा 180 डिग्री, जहां पर भी 0 डिग्री से लेकर ना, पर 0 डिग्री से लेकर 1 2 3 पॉजिटिव वे में जाएंगे, तो फिर 180 डिग्री जो पड़ेगा वहां पर हम उसको क्या मानेंगे? हाँ, ये देखो यहां पर आपको दिखाता हूं, अगर यहां से दिख पाए तो ये हुआ 165, ये 180 डिग्री, देखो ये जा रही है 180 डिग्री। ये पृथ्वी को समझ लेना करेक्ट, ये भी आधे भाग में बांटती है पर लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से, इसीलिए हमने इसको क्या लिया? इंटरनेशनल डेट लाइन लिया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना, ठीक है। ये व्यापम में पूछ चुका है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से कौन सी है, तो 180 डिग्री है, ठीक। आया भाई समझ में? ठीक। अगला हेडिंग डालना भारत के पड़ोसी देश। एक मिनट रुको 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 रुको। भारत की सीमा रेखा, भारत की कुल सीमा रेखा, भारत की सीमा रेखा। ठीक, मान लेना इंडिया है, ठीक है, बस मानना है, ठीक। तो भारत की जो सीमा रेखा है उसको हम दो भाग में बांटते हैं, एक जो थल सीमा रेखा है, थल सीमा रेखा है, और एक को हम लोग मानते हैं जल सीमा रेखा, ठीक है। तो देखो भारत की जो थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200, यानी कि यहां से पाकिस्तान से लेकर पूरा यहां तक, ये कितना है? 15,200, 15,200 किलोमीटर। क्या लैंड बॉर्डर बोलोगे और क्या बोलोगे? हाँ, लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ कौन कौन से कंट्रीज के साथ कनेक्ट होती है, ऐसा पूछता है। तो लगभग हमारी जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और जो जल सीमा है हमारी वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर है, 7,516 किलोमीटर है, ठीक है। 7,516 किलोमीटर है। इसमें से 6,100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की सीमा रेखा है,
मुख्य भूमि किसी, अगर, क्योंकि ये देखो मुख्य भूमि मतलब जो भारत का ये शेप जो बताया हो ये मुख्य भूमि कहलाता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार, इसकी भी जल सीमा को मिला लेंगे तो फिर ये इसमें आ जाएगा। बट अगर सारे आइलैंड्स को हम हटा दें, सारे आइलैंड्स को हम लोग हटा दें, तो इन आइलैंड्स के हटाने के बाद ये जो क्षेत्र अलग से बच जाता है, ठीक है ना, वो कितने किलोमीटर का होता है? 6100 किलोमीटर का होता है, 6100 किलोमीटर का होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर भारत की कुल सीमा रेखा कितनी हुई? इसको और इसको प्लस कर दो, 15,200,7516 कितना हुआ? 22,716 किलोमीटर भारत की कुल सीमा होती है, अगर जल थल दोनों को मिला देते हैं हम लोग तो। ठीक, सिर्फ अगर द्वीपों को मैं लूं तो कितने किलोमीटर की सीमा रेखा होगी? सिर्फ आइलैंड्स को लूं तो मैं 1416 होगी। इसको इससे माइनस कर दो तो मुख्य भूमि अलग निकल जाएगी, जितना आइलैंड्स की सीमा रेखा होगी वो कितनी हो जाएगी फिर अपने आप? 1416 किलो। समझ में आया कैसे आया है? बताओ, 4 लोग हैं बस, बाकी आराम से देखेंगे बाद में, फुर्सत हो कैसा वाला है। ठीक है, 1416 किलोमीटर, ठीक है। इन सभी जो किलोमीटर्स में लिखा हूं इसमें डिफरेंस समझना। 22,716 क्या है, 15,200 किलोमीटर क्या है, 7,516 किलोमीटर क्या है और 6100 किलोमीटर क्या है। ठीक है, क्लियर है सबसे? पूनम ठीक, समन्वय समझ में आया भाई? विवेक? हाँ, अब देखो भारत की थल सीमा रेखा पढ़ते हैं कि कौन कौन से देशों से मिलती है। ठीक, कितने देशों से मिलेगी पहले ये देखेंगे। तो कौन कौन से देश हैं भारत की सीमा रेखा के साथ? एक, हाँ, हमदर्द, इसमें से हम को मिटा अलग कर देते हैं, सिर्फ दर्द रह जाता है। ठीक है, वही है ये दर्द। ये क्या है? तालिबान हो गया। ठीक है खैर अफगानिस्तान ही है हमारे लिए भी, आज भी उनके लिए भी। और ये क्या है? पाकिस्तान, ऊपर चाइना। ठीक, चाइना गया, यहाँ पर, यहाँ से नेपाल। ठीक, नेपाल के बाद यहाँ पर कौन है? चाइना ही रहेगा ना यार, तिब्बत देश कहाँ से हो गया? चाइना लिखा हूं, तिब्बत भले मानता हूं मैं एक उनका रीजन नहीं है, बट वो उसको कैप्चर कर करके तो अपना ऑटोनॉमस रीजन बताते हैं, पर है तो चाइना ही ना कुल मिला के। तिब्बत को देश का दर्जा नहीं दिया गया है। चाइना यहाँ तक चलेगा, फिर यहाँ पर दिफू दर्रा आता है, मैंने आपको बताया था। दिफू दर्रे से ट्राई जंक्शन है इंडिया, म्यांमार और चाइना का। फिर यहाँ पर आएगा आपका क्या? म्यांमार आएगा, म्यांमार यहाँ तक चलेगा। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसका आएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश 1 2 3 4 5 6 7। भारत की थल सीमा कुल 7 राज्यों से होकर चलती है। ठीक,
ठीक है। तो कुल कितने देश हुए जिसके साथ भारत अपनी थल सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इनमें सबसे लंबी सीमा रेखा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। कौन से देश के साथ? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। कितने किलोमीटर की करता है? 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर का। ये कुल सीमा रेखा हुई। ठीक। अच्छा, एक चीज और देखो, यहां पर मैं आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं? अभी बताया हूं 2 मिनट पहले, गौर माता। इसको क्या कहते हैं? अगर इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से एक मिलाऊं, ये कितने किलोमीटर का होता है? 2933 किलोमीटर का। यानी कि भारत पूर्व से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक, पूर्व से पश्चिम तक की सीमा कितनी है? 2933 किलोमीटर की है। और उत्तर से दक्षिण की सीमा यहां पर क्या है? केप कैमोरिन। यहां से मैं डायरेक्ट ऊपर तक लूं, यहां पर इंदिरा कॉल तक कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। ये भारत का विस्तार है। ठीक है, सीमाएं हैं भारत का, कुल बॉर्डर से डिपेंड कर रही है। ठीक, भारत पूर्व से पश्चिम तक कितना स्ट्रेच हुआ है? 2933 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर कितना विस्तार हुआ है इसका? 3214 किलोमीटर का लगभग। ये डिफरेंस है इसमें। आया सबको समझ में? ठीक, देश समझ में आया? किसके साथ सबसे लंबी बॉर्डर है समझ में आया? किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अच्छा, ये मैं वर्ड यूज किया अभी आपका केप। ये शब्द का मतलब क्या होता है? केप शब्द का मतलब क्या होता है? हैं? टोपी? ये टोपी क्या होता है? पहनने वाला? ये वाला भारत का क्षेत्र दिख रहा है ना इतना, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। ये इतना भाग पूरा। ठीक है, इस भाग, जब भी कोई प्रायद्वीप होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है भूभाग का वह क्षेत्र जो 3 दिशाओं से समुद्रों से घिरा हुआ है। द पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम द 3 साइड्स। ठीक है, तो देखो इधर हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इधर बे ऑफ बंगाल और इधर बीच का बच गया। तो भूभाग का वह क्षेत्र जो 3 दिशाओं से वाटर बॉडी से यानी कि पानी से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ, सो क्या कहते हैं हम लोग? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये प्रायद्वीप का जो अंतिम कोना होता है, कोना भाग, पूरा कोन, उसका अंतिम भाग को हम लोग एक वर्ड से डिनोट करते हैं जिसको केप कहते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका जाओगे या अफ्रीका का सबसे जो लास्ट पॉइंट पड़ता है और लास्ट पॉइंट में जो शहर है उसको हम लोग बोलते हैं केप टाउन कहते हैं। ये आपने नाम सुना होगा साउथ अफ्रीका में। केप टाउन एक कैपिटल है, याद रखना। 3 कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, उसमें से एक कैपिटल क्या है? केप टाउन। ऑस्ट्रेलिया में आपने वो सुना होगा गोल्ड कोस्ट, तो वैसे ही केप ऑफ गोल्ड कोस्ट। पर ऑस्ट्रेलिया में वो ऐसा वाला कोन नहीं बनता,
पर तब भी नाम रखा गया। केप ऑफ गुड होप, नाम सुने हो, वास्को डी गामा आया था जहां से, ठीक है, केप ऑफ गुड होप। तो ऐसे सारे जो केप वर्ड होते हैं वो पेनिनसुला के सबसे अंतिम कोने वाले भाग को कहते हैं। आया समझ में केप क्या होता है? द लास्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुला या द कोनिकल पॉइंट ऑफ टिप पॉइंट ऑफ द पेनिनसुला इज नोन एज केप, ठीक है। ठीक, अब भारतीय तटों के नाम देखो। चलो ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल करेंगे। और कल फिर मैं आपको चालू करूंगा भारत की भूगर्भिक संरचना, तटीय क्षेत्रों के नाम बताऊंगा, भारत की भूगर्भिक संरचना बताऊंगा, उसके बाद हिमालय शुरू करेंगे हम लोग, ठीक। थैंक यू।